नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे करियर के दृष्टिकोण से सब्जेक्ट कम्बिनेशन के ऊपर। सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर समस्या हमारे जीवन में तब आती है जब हम टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी करने जाते हैं या फिर फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं। तो हमारे सामने अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन ठीक नहीं है तो समस्या उभर कर आती है। और कई बार देखने में आता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास अब वक्त या समय नहीं होता है कि वो अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन को ठीक कर पाएँ। अभी हाल फिलहाल में सीयूईटी, यूजी के फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आया कि जो वर्तमान समय में विद्यार्थी हैं वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो पहले से ही सही सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ अपना कोर्स कंप्लीट करें। और ऐसे विद्यार्थी जो अनजाने में सब्जेक्ट कम्बिनेशन का ख्याल नहीं रखे, तो उनके लिए क्या कुछ सुझाव हो सकता है या फिर वो अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन को कैसे ठीक करें, इन सभी मुद्दों पर मैं बातचीत करूंगा। टीजीटी को लेकर, पीजीटी को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट्स आता है कि उनके स्ट्रीम में बदलाव हुआ है, यानी कि पहले वो साइंस बैकग्राउंड के थे, कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, वो फिर बाद में आगे चलकर हिंदी जैसे विषय से एमए इत्यादि किए, तो क्या उनको आगे दिक्कत होगी यूजीसी नेट की तैयारी में या फिर ठीक रहेगा। तो इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी आखिर तक इसको देखेंगे। सब्जेक्ट कम्बिनेशन से हमारा सबसे पहली बार सामना होता है जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ने जाते हैं या फिर एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेते हुए या तो हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन अपने मन से लेते हैं या फिर किसी के सुझाव के अनुसार लेते हैं, या यूं ही एडमिशन ले लेते हैं और लगता है कि हमें एकेडमिक की तरफ नहीं जाना है, हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो उस समय हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन का ध्यान उतना नहीं रखते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में हमेशा दो ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। पहला, जिसमें कि आप प्राथमिकता देते हैं, उसमें मेहनत कीजिए, अगर सफलता मिल जाती है तो इन समस्याओं का सामना आपको करना ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा, अगर पहले ऑप्शन में आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर आपको आगे वैकल्पिक करियर चुनने में भी कोई दिक्कत न हो। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप अपने मन से लेते हैं या फिर अपने दोस्तों को देखकर लेते हैं या फिर कोई सलाह देता है या फिर यूं ही अनचाहे में ले लेते हैं। आप देखेंगे बीए भी कई तरीके का हमारे देश में कराया जाता है। कई जगहों पर ऑनर्स के रूप में होता है, कई जगहों पर प्रोग्राम के रूप में, कई जगहों पर पास कोर्स के रूप में, कई जगहों पर सीबीसीएस पाठ्यक्रम जो कि 4 वर्षीय प्रोग्राम होता है। और ये नई शिक्षा नीति के आधार पर अलग अलग सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर आप पढ़ सकते हैं। इसमें बड़ा लचीला दिखाया गया है और करियर के दृष्टिकोण से बताया गया है कि आपको स्वतंत्र रखा गया है। आप किसी भी स्ट्रीम से होते हुए भी किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिए, जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन की ज़रूरत होने लगती है, तब आपके सामने ये समस्या आ जाती है। तो ध्यान रखिए आप कि जब भी आगे आप एडमिशन लेने जाएं तो चाहे वो सीबीसीएस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो, चाहे ऑनर्स हो, चाहे पास कोर्स हो या फिर प्रोग्राम कोर्स हो, एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन जरूर ध्यान में रखिए ताकि आपको आगे दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो पहली पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन की याद हमें तब आती है जब हम प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या फिर फॉर्म भरना शुरू करते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी, पीजीटी की बात हो, उत्तराखंड पीजीटी, टीजीटी की बात हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ कम्बिनेशन भी अनिवार्य रूप से फॉलो किया जाता है। तो आप ये निश्चित कीजिए कि जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर पहले से क्या चल रहा है। अगर आपके राज्य में सब्जेक्ट कम्बिनेशन को उतना नहीं ध्यान रखा जाता है, जिस विषय में आपने ऑनर्स किया
उसी विषय को आधिकारिक तौर पर मान लिया जाता है, तब तो किसी भी समस्या का सामना आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में आप देखेंगे कि वहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन का बहुत ख्याल रखा जाता है, या फिर आप जो केंद्रीय प्रवक्ता परीक्षाएं कराई जाते हैं वहाँ पर भी कुछ विषयों में सब्जेक्ट कम्बिनेशन को रखा गया कि फला फला विषय 2 साल 3 साल आप पढ़े होंगे ग्रेजुएशन के दौर में। तो आपको देखना है कि आप किस स्टेट में, जिस स्टेट से आप हैं वहाँ के पूर्ववर्ती प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं का एक बार ज़रूर आप पैटर्न देखिए कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन ज़रूरी है कि नहीं। नहीं ज़रूरी है तब तो आप स्वतंत्र तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भराया जा रहा है या फिर अप्लाई किया जा रहा है तो आपको सावधानी बरतना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के दृष्टिकोण से कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो कि समस्या पैदा करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हिंदी विषय है, जिसमें कि संस्कृत विषय को साथ में लेकर चलने की कोशिश की जाती है। आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की परीक्षाओं को देखिए, या फिर अभी हाल में हमने उत्तराखंड में आए हुए एप्लीकेशन फॉर्म को देखा, वहाँ भी कुछ उत्तर प्रदेश की तरह ही फॉलो किया जा रहा है। तो हिंदी विषय के साथ संस्कृत बहुत ही अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। इसके साथ आप देखेंगे दूसरे नंबर पर जो विषय है सोशल साइंस में हिस्ट्री विषय। हिस्ट्री में भी कई तरीके की हिस्ट्री हैं, AISC यानी कि एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो कई बार इसमें भी ये देखा जाता है कि कौन सा कम्बिनेशन ठीक बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। सोशल साइंस में मुख्य तौर से 4 विषयों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें आप देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो अगर आप सोशल साइंस से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इन चारों विषयों का एक कॉम्बिनेशन जरूर अपने ध्यान में रखिए। अगर हिंदी विषय से आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो संस्कृत को आपको इग्नोर करके नहीं चलना पड़ेगा, आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। नहीं तो फिर आगे आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में फॉर्म अप्लाई करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसका ध्यान में रखिए कि हिंदी और सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वही कई बार विद्यार्थियों के सामने मुश्किलें खड़ा कर देता है। टीजीटी की मैं ये बात कर रहा हूँ। पीजीटी में भी आप देखेंगे तो हिंदी और संस्कृत इन दोनों के कम्बिनेशन को बार बार मांगा जाता है, ठीक है। साइंस में अगर देखें तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि कम्बिनेशन की मांग करते हैं। और मैं आप सभी को बताने के लिए यहाँ पर यूपी, टीजीटी, पीजीटी दोनों के विज्ञापनों का प्रिंट आउट सामने रखा हुआ है और उसी के आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो टीजीटी, पीजीटी में हिंदी को लेकर क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बता दे रहा हूँ। अगर आप टीजीटी हिंदी बनना चाहते हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इस चीज़ को आप ऑलरेडी विज्ञापनों में पढ़े भी होंगे। यहाँ पर मैं सतर्क आपको कर रहा हूँ ताकि अभी आप आगे ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन ज़रूर ध्यान में रखिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट्स करते हैं, उनके पास अब वक्त भी नहीं है कि पीछे मुड़कर वो देखें, तो क्यों ना हम समय से पहले ही सचेत हो जाएं। अगर टीजीटी हिंदी आप बनना चाहते हैं तो इसमें 2 कंडीशन बताई गई है टीजीटी हिंदी के लिए। पहली कंडीशन ये है कि बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। पहली शर्त बताई गई कि बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ हो या फिर आपका संस्कृत विषय इंटरमीडिएट में भी हो, ठीक है, और साथ में आप बीएड किए हों। दूसरा बताया गया कि बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। या तो आप अगर हिंदी विषय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट में आपका एक विषय संस्कृत रहना चाहिए। मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से होते हुए आगे चलकर आर्ट से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं
और हिंदी विषय से अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप हिंदी के साथ संस्कृत विषय को जरूर पढ़ें, तो आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन की समस्या से बच जाएंगे। ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रेजुएशन हिंदी से कर रहे हैं और इंटरमीडिएट में संस्कृत है और ग्रेजुएशन में मान लीजिए आप संस्कृत नहीं लिए, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी ले लिए, तो आप टीजीटी के लिए अभी एलिजिबल हैं क्योंकि आपने संस्कृत इंटरमीडिएट में पढ़ा है। मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से अपने को चेंज करते हुए आर्ट्स में एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पर हिंदी के साथ आपको संस्कृत लेना है ताकि आगे आपको दिक्कत न हो। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी जिसको कि मेरे पापा पहले से ही जानते थे, तो उन्होंने मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन हिंदी और संस्कृत दोनों रखवाया, जबकि मेरा रुझान अंग्रेजी की तरफ था। जितना मुझे संस्कृत अच्छे से आती थी उतना ही अंग्रेजी भी, लेकिन उनको पता था क्योंकि वो शिक्षा क्षेत्र से पहले से ही जुड़े हुए थे, तो उनको मालूम था कि अगर मैं हिंदी विषय से अपने करियर को आगे बढ़ा रहा हूँ तो मुझे संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। लाख इच्छाओं के बावजूद मुझे अंग्रेजी को छोड़ना पड़ा। नहीं तो एक दौर था जब मैं अपने 10th में पढ़ता था या 12th में पढ़ता था, तो शायद ये अंग्रेजी में मुझसे कोई आगे रहता रहा होगा, चाहे वो ट्रांसलेशन के क्षेत्र में रहा हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्षेत्र में रहा हो। हर एरिया में मैं इंग्लिश में अच्छा करता था और मुझे काफ़ी उस पर यह भी लगता था कि किसी भी विषय में मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन इंग्लिश में नहीं होऊंगा। लेकिन इन सब के बावजूद जब मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ा, और ग्रेजुएशन मैंने किस स्थिति में किया था, मैंने एक स्टोरी यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में लिखा हुआ था कि साइंस बैकग्राउंड से स्ट्रगल करते हुए मुझे चेंज करना पड़ा आर्ट्स, और फिर अपने पिताजी के बातों को मानते हुए उन्हीं के सब्जेक्ट कम्बिनेशन के आधार पर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। ठीक है, अगर मैं उनकी बातों को नहीं मानता, हिंदी के साथ अंग्रेजी ले लिया होता और फिर हिंदी ऑनर्स किया होता, तो मेरे सामने भी समस्या ये आती कि मैं टीजीटी और पीजीटी में एलिजिबल नहीं होता और मेंटली हमेशा परेशान होता। तो टीजीटी की एलिजिबिलिटी आप समझ गए होंगे। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर जिसका कम्बिनेशन नहीं है वो आगे क्या करेगा, तो मैं पॉइंट वाइज आगे चर्चा करूंगा। ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए आप अगर सोशल साइंस से हैं, सामाजिक विज्ञान से हैं, तो उसमें भी यहाँ पर दिया गया है कि आपका बीए में 2 विषयों के साथ कम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप सामाजिक सोशल साइंस से आगे टीजीटी बनना चाहते हैं तो इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 विषय कम्बिनेशन के रूप में आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो फिर आप सावधानी से अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन को बना सकते हैं। और जितने भी विषय हैं उनमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर नहीं है। अंग्रेजी विषय एकदम से सदाबहार है, ठीक है ना, और उसमें किसी भी कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। तो हिंदी और सोशल साइंस में ही ज़्यादा समस्या बच्चों के सामने आती है, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। बात करते हैं पीजीटी के कम्बिनेशन को लेकर कि आखिरकार आप पीजीटी बनना चाहते हैं तो फिर आपका हिंदी के साथ क्या कम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसमें 3 शर्तें दी गई हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि पहला पॉइंट है कि हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, जो कि अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी हो गया है। पहली योग्यता पीजीटी के लिए है कि आप हिंदी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए किए हों, साथ में बीए में आप संस्कृत विषय को भी पढ़े हों। अगर आप संस्कृत विषय बीए में किन्हीं कारणों से या फिर जानकारी न होने की वजह से नहीं पढ़े हों, तो शास्त्रीय परीक्षा जो कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कराता है, उसका सर्टिफिकेट या उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखिए, इस बात को मैं जोर देकर कह रहा हूँ ताकि जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कि हिंदी को हंसी मजाक में विषय के रूप में ले लिया, लेकिन
जो उनका प्राथमिक लक्ष्य था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तरफ जाएंगे, उसमें सफलता उनको नहीं मिली और उनको लगा कि अब कुछ नहीं बचा है तो कम से कम हम शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा दे सकें। तो उनको ध्यान में रखना है कि हिंदी से आपका पीजी होना चाहिए, साथ में संस्कृत विषय भी ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से एक सर्टिफिकेट कोर्स जरूर कर लेना चाहिए। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जो कि कुछ मामलों में छूट दिया गया है कि प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान, यहाँ पर नंबरिंग कुछ दिया गया है कि हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हों, इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। तो ये पॉइंट उन परीक्षार्थियों या फिर कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी पहले कुछ वर्ष पहले 1979 के अनुसार है कि 1975 के पूर्व वो हाई स्कूल में अध्यापन इत्यादि कर रहे हो। तो देखिए ये पॉइंट उतना हमारे लिए बहुत प्रासंगिक नहीं। पहला पॉइंट जो मैंने बताया वो ज़्यादा प्रासंगिक है कि हिंदी से पीजी होना चाहिए, साथ में संस्कृत विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। नहीं है तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से एक सर्टिफिकेट कोर्स जरूर आपको कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपने हिंदी से पीजी किया और बीए में संस्कृत नहीं रहा और संपूर्णानंद से आपने सर्टिफिकेट कोर्स भी नहीं किया, तो एक तीसरा पॉइंट दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। दिया गया कि हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति, यानी कि आपने हिंदी से एमए कर लिया, पीजी कर लिया और आप पीछे नहीं मुड़े, बल्कि आपने सोचा कि अब संस्कृत विषय से भी मैं एमए कर लेता हूं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इंटरमीडिएट में प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं या फिर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लिखा गया है हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर यानी कि एमए परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। अगर आपने हिंदी विषय से एमए कर लिया और संस्कृत विषय से एमए कर लिया, यानी कि 4 साल में 2 एमए की डिग्री ले ली, तो फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, प्रवक्ता के लिए, यानी कि 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाएंगे। टीजीटी में नहीं होंगे। टीजीटी की योग्यता मैंने अलग बताई है, उसको आपने नोट कर लिया होगा। तो ये तो रहा हिंदी विषय का कि प्रवक्ता में कौन कौन से मुख्य सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, आगे कई विषयों का दिया है, गणित का दिया है, अंग्रेजी का दिया है, ये सबका। ठीक है, संस्कृत में भी कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है अगर संस्कृत करना चाहते हैं। फिर आ गई बात इतिहास की। जैसा कि मैंने बताया कि इतिहास में कई ऐसे पार्ट किए गए, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो यूपी पीजीटी में ये छूट दी गई है कि अगर आपने इतिहास के अलग अलग शाखाओं से यानी कि एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न से भी पढ़ाई की हो, तो भी आप इतिहास के लेक्चरर के रूप में, प्रवक्ता के रूप में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये छूट दी गई है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। इसी तरीके से साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में मैंने बताया, तो इसमें भी अलग अलग यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हैं और वो अभी बीए में एडमिशन लेंगे इसी सत्र में, तो वो तो एडमिशन के समय अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जरूर ध्यान में रखेंगे। भावनाओं में आकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को नहीं लेना है या फिर दोस्तों को देखकर नहीं लेना है, नहीं तो फिर दिक्कतें होने लगेंगी। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर मुझे जानकारी नहीं थी, ये मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ख़राब हो गया, वो मेरा ख़राब हो गया, अब मेरे पास वक्त नहीं है। मानसिक रूप से वो बहुत परेशान भी रहते हैं
और जाहिर सी बात है कि जब आप पढ़ाई करने के बाद परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाएंगे तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है कि नौकरी शुदा लोगों को ही जीवित माना जाता है और बाकी लोगों को तो ऐसे ही पृथ्वी का भार और ऐसे ही माना जाता है। ऐसा मैंने व्यवहारिक रूप में अनुभव भी किया है और बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ से सहमत भी होंगे। अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। बहुत सारे विद्यार्थी बताते हैं कि वो पहले साइंस बैकग्राउंड के थे, बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने हिंदी विषय से एमए कर लिया। तो क्या वो यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? तो बिल्कुल वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि इस परीक्षा की जो एलिजिबिलिटी है उसमें यही है कि संबंधित विषय से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 55% आपके होने चाहिए। इससे अगर आपका कम है, खासतौर से मैं 55% इसलिए कहा कि मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी को अगर आप टारगेट करके चलें तो फिर आपको अपने जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी हर फॉर्म में कुछ न कुछ कैटेगरी वाइज छूटें रहती हैं तो उन छूटों का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कम से कम एकेडमिक्स में आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए जिस विषय से आपने किया है। तो आप बिल्कुल स्ट्रीम चेंज करके भी हिंदी विषय से आगे अपने करियर को बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिला और उनके पास अब समय भी नहीं है, जो कि 5 साल 10 साल ग्रेजुएशन उनको किए हो चुका है, तो फिर वो क्या करें? तो उनके सामने अब यही समस्या का समाधान है कि समय रहते ही वो किसी भी डिस्टेंस मोड से यानी कि दूरस्थ शिक्षा से बीए में एक विषय से, संस्कृत विषय से मान लीजिए, वो सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, डिप्लोमा कोर्स कर लें, चाहे वो इग्नू से कर लें, चाहे राजर्षि टंडन से कर लें, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से कर सकते हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। साउथ में भी कई ऐसे यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर आप एकल विषय से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास, क्योंकि समय क्या है वो तो आगे बढ़ता रहेगा, फॉर्म आते रहेंगे, आप मानसिक रूप से परेशान होते जाते रहेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ये बात उस समय के लिए हो रही है जहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अनिवार्य रूप से माना जाता है। जहाँ पर नहीं मांगा जाता है वहाँ के लिए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए वर्तमान समय में कोई विद्यार्थी है, वो अनजाने में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं रखा है, तो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के समय में ही वो इसी तरीके से डिस्टेंस कोर्स से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कोर्स कर सकता है, जिससे कि उसको आगे दिक्कत ना हो। तो ये मोटी मोटी बातें थी, मुझे लगा कि आप सभी से शेयर करना चाहिए। जो वर्तमान समय में बच्चे ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो। जो पहले ही ग्रेजुएशन कर चुके हैं और गलती कर चुके हैं तो वो कैसे उस गलती का सुधार करते हुए आगे एलिजिबल हो सकते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं पर मैंने चर्चा की और साथ में एकेडमिक्स के तौर पर टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी हमने चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी। हमने अपने व्यवहारिक अनुभव पर सारी बातें की और परीक्षार्थियों के मनोभावों को समझते हुए भी बातों को रखने का प्रयास किया है। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।